ये है नंदू। आज रविवार है तो स्कूल की छुट्टी है। तो नंदू गांव के बाहर एक मैदान में बैठा हुआ है और पास के ही एक पेड़ में झूलता हुआ एक गेंद को नंदू गौर से देख रहा है। शायद पास में ही खेलते हुए बच्चों ने उसे टांगा होगा। अब नंदू उसे गौर से देख ही रहा था कि उसी समय उस पेड़ से एक फल गिरता है। अब नंदू का ध्यान भटक जाता है। अब नंदू का ध्यान पीछे जो पवन चक्की है उसके घूमते हुए जो पंखे हैं उस पर जाता है। अब नंदू यहाँ गौर करता है कि ये जो गेंद है, झूलता हुआ जो गेंद है, ये भी मूव कर रहा है। और पेड़ से जो फल गिरा वो भी मूव किया एक जगह से, फिर वो नीचे गिरा, जगह उसका चेंज हुआ तो वो मूव किया। और ये जो पवन चक्की है, जो विंड मिल है, उसका जो पंखा है वो भी घूम रहा है। तो ये तीनों में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इन तीनों के मूवमेंट को गौर से देखने से नंदू को एक डिफरेंस नज़र आता है कि झूलता हुआ जो गेंद है ये एक बार नंदू की तरफ जाता है तो वापस नंदू से दूर जाता है, फिर ये नंदू की तरफ जाता है, फिर ये नंदू से दूर जाता है। और गिरता हुआ जो फल है वो सीधे नीचे गिर रहा है। और जो पवन चक्की का पंखा है वो इस तरह से गोल 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 घूम रहा है। तो इन तीनों के मोशन में एक बेसिक डिफरेंस नंदू को दिखा। क्या आपको पता है इन तीनों जो मूवमेंट्स हैं, इन तीनों मूवमेंट्स का नाम क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे मोशन में हैं। जब कोई बॉडी या बॉडी के पार्टिकल्स अगर अपने जगह को चेंज करे समय के साथ साथ तो फिर कहा जाता है कि वो बॉडी मोशन में है। और अगर कोई मोशन में ना हुआ, अगर वो रुका हुआ रहे, तो फिर कहा जाता है कि वो रेस्ट में है। अगर यहाँ रेस्ट का एग्जाम्पल आप देखें तो ये जो पेड़ है ये पेड़ रेस्ट में है। ये पेड़ जो है ये रेस्ट में है। ये जो विंडमिल है इसका जो ये पिलर है ये पिलर रेस्ट में है। लेकिन इसका जो पंखा है ये पंखा घूम रहा है। तो इस तरह के घूमने वाला जो मोशन होता है, इस तरह से घूमने वाला मोशन जो बॉडी ओवरऑल मूव नहीं कर रहा है बल्कि एक ही जगह पे वो घूम रहा है, इस तरह के मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। तो ये जो है ये है रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसमें रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन वाले मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। और यहाँ पर ये जो गेंद जो आगे पीछे इस तरह से झूल रहा है, इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है या ऑसिलेशन कहा जाता है। सो इसे कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब आगे पीछे इस तरह से झूलना होता है, या किसी भी तरह का मोशन अगर आगे पीछे इस तरह का मोशन हो तो फिर उसे ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कहा जाता है। अब ये जो फल है, ये फल जो इस तरह से नीचे गिरा, बिल्कुल सीधे नीचे गिरा, बिल्कुल सीधे इस तरह से नीचे गिर रहा है, इसे कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। सो ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम लोग इस पे बात कर ही रहे थे कि तब तक जो मैदान में पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है, पीछे जो खेलते हुए कुछ बच्चे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे, उसी का वो फुटबॉल जो है, उन्हीं का वो फुटबॉल जो है वो इस तरह से लुढ़कते हुए नंदू के पास आ पहुंचता है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस फुटबॉल में किस तरह का मोशन है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने जिस तरह के मोशंस के बारे में बात किया ये उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो ये आप खोजिए, आप सोचिए, कुछ देर वीडियो को पॉज करके सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि यहाँ पर किस तरह का मोशन इस फुटबॉल में आपको दिखा। आगे इस वीडियो में आगे मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अब देखिए ये जो पेड़ है
ये पेड़ तो रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसमें किसी तरह का मोशन नहीं है, न पेड़ घूम रहा है, न इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, न ये आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो रहा है। तो पेड़ जो है ओवरऑली रेस्ट में है, रुका हुआ है। नंदू को ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, हमें भी ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पेड़ जो है, ये पेड़ रेस्ट में है। लेकिन आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करें। अगर आप कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले, कुछ इमेजिन करें ऐसा कि मान ले कोई एस्ट्रोनॉट जो है ये चांद पे है और उसके पास एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप है, हाई रेजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप है। उस टेलीस्कोप से यहाँ बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट जो है उस टेलीस्कोप से इस पेड़ को देख रहा है। तो क्या इस एस्ट्रोनॉट के लिए ये पेड़ रुका हुआ होगा? क्योंकि उस एस्ट्रोनॉट के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उसके लिए धरती भी घूम रही है और उस धरती में है, अर्थ में है वो पेड़ जिसे वो देख रहा है। अब धरती खुद घूम रही है, उस पे जो पेड़ है वो भी घूम रहा है। तो उस एस्ट्रोनॉट के पर्सपेक्ट में ये पेड़ रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। तो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये पर्सपेक्टिव चीज़ है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। सो मोशन जो है ये पर्सपेक्टिव होता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर अगर चेंज हो जाए तो फिर हो सकता है बॉडी जो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर चेंज होने से दूसरा ऑब्जर्वर को ऐसे लगे कि वो बॉडी मोशन में है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर को लगे कि बॉडी मूव कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर को ऐसा फील हो कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बस में बैठे हुए हैं, आप और आपके दोस्त अगल बगल बैठे हुए हैं, तो आपको क्या फील होगा? आपका दोस्त मोशन में है या नहीं है? आपको लगेगा आपका दोस्त तो आपके बगल में रुका हुआ है, 5 मिनट पहले वो वहीं था, 2 मिनट पहले भी वहीं था और अब भी वो वहीं पर है। तो आपके रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन बस के बाहर से, खिड़की से अगर कोई देखे तो उसको क्या दिखेगा कि आपका दोस्त जो है बस के साथ साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये सेंस होना ज़रूरी है कि रेस्ट हो या मोशन हो, ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, बल्कि ये रेस्पेक्टिव चीज़ है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट चीज़ है। अब जहाँ से, जिस पॉइंट से, नॉर्मली जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है या जिस पॉइंट से बॉडी रेस्ट में है या वो मूव कर रहा है, ये नापा जाता है, उसे रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि अगर इस केस में देखें, नंदू चीज़ों को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नंदू की आंखें जो है ये रेफरेंस पॉइंट है। कोई भी एक आंख ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट को बेसिस बना के ये डिसाइड किया जाता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। आप यहाँ दूसरे पॉइंट्स को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि नंदू की उंगलियाँ। अगर नंदू स्टैंड स्टिल बैठा हुआ है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, तो फिर उसकी उंगलियां जो है वो भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो भी तो रुका हुआ है नंदू की आंखों के साथ, तो उसे भी माना जा सकता है रेफरेंस पॉइंट। अब किसी रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बनाते हुए अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सीज ड्रॉ करते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी के मोशन को मेज़र करने के लिए हमें डिस्टेंसेस नापना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक लेंथ चाहिए होता है, या एक्सिस कहना बेहतर होगा, एक एक्सिस चाहिए होता है। अगर वो सीधे मूव कर रहा होगा तो सिंगल एक्सिस से काम चल जाएगा। अगर वो सीधा भी मूव कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है तो हमें 2 एक्सिस चाहिए होंगे। और मान ले सीधा भी मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है, ऐसे में हमें तीसरा एक्सिस चाहिए होगा। तो जैसा सिचुएशन होता है उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बनाते हुए जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया जाएगा तो वो जो पूरा फ्रेम बनेगा, रेफरेंस पॉइंट एज ओरिजिन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सारे मिल के जो एक फ्रेम बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, उसे रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है।
तो जब भी बॉडी के मोशन को मेज़र किया जाता है तो वो एक रेफरेंस पॉइंट एंड हेंस एक रेफरेंस फ्रेम में उसे नापा जाता है। तो जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारा जो कंसंट्रेशन होगा, मेन कंसंट्रेशन होगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, क्योंकि ये मोशन बहुत सिंपल मोशन है। बाकी जो मोशंस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, जैसे कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन को समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो रिक्वायर्ड टर्म्स है, जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम ईजीएस्ट मोशन से समझते हैं। और ईजीएस्ट मोशन है, समझने में ईजीएस्ट मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में भी ट्रांसलेटरी मोशन का एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो बनता है जो कि सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन से जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन को भी बाद में सीखा जाता है। पहले हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन सीखते हैं, उसके बाद रोटेशनल मोशन सीखते हैं, उसके बाद जाके ऑसिलेटरी मोशन सीखते हैं। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, जिसमें कि बॉडी सिर्फ मूव करता है, इसमें घुमाव नहीं होता है, ये आगे पीछे नॉर्मली नहीं होता है। हो सकता है, उसे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप सीधे कोई बॉडी मूव कर रहा है और फिर वो घूमते हुए आता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसलेटरी मोशन के कैटेगरी में नहीं आता है। ट्रांसलेटरी मोशन के डेफिनेशन में आता है कि बॉडी जो है, बॉडी का हर एक पार्टिकल, जो मूविंग बॉडी है, उसका हर एक पार्टिकल जो है वो पैरेलली मूव करे एक दूसरे के साथ। मतलब इसका जो मोशन होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो मोशन, जो पाथ होगा, इसके मोशन का जो पाथ होगा, एक दूसरे पार्टिकल का मोशन का जो पाथ होगा, ये पाथ्स पैरेलल होंगे या एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऐसे रोटेट कर रहा हो। रोटेट करने से उसका पाथ कुछ ऐसे बनेगा, तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। तो हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करे और हर एक का पाथ अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, मतलब बिल्कुल भी घुमाव अगर ना हो, बिल्कुल सीधे वो आगे बढ़े, तो ऐसे सिचुएशन में उस तरह के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करके सीखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले डायमेंशन जानना होगा। तो हम यहाँ पर 4 सिनेरियो लेंगे। पहला जो सिनेरियो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिख रहा है सिर्फ। पॉइंट को तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे काफ़ी बड़ा करके ड्रॉ किया गया। एब्सोल्यूट पॉइंट को तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। वैसे एब्सोल्यूट लाइन को भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें ड्रॉ करने के लिए थिकनेस चाहिए होता है। समझने के लिए इसीलिए थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया गया है। एक पॉइंट होता क्या है, जिसका ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, और ना ही हाइट होता है। मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेंथ वाला डायमेंशन भी नहीं है, हाइट वाला डायमेंशन भी नहीं है, ब्रेथ वाला डायमेंशन भी नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है ये ज़ीरो डायमेंशन है। ज़ीरो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं इसका। अब अगर हम एक ऐसा लाइन को कंसीडर करें, तो अगर आप एक ऐसा लाइन को कंसीडर करेंगे तो इसके पास लेंथ होता है, भले ही इसके पास ब्रेथ और थिकनेस या हाइट ना हो, तो इसे कहा जाता है वन डायमेंशन, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसके पास लंबाई है, लेंथ है, बाकी कुछ नहीं है इसके पास। इसीलिए चूँकि इसके पास एक डायमेंशन है, इसीलिए वन डायमेंशन। अब आप एक कैरम बोर्ड का सरफेस को कंसीडर करें, या किसी भी सरफेस को कंसीडर करें, तो जब आप एक प्लेन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे में आप ये पाएंगे कि उसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ दोनों है। इसका मतलब ये है कि उसके पास 2 डायमेंशंस हैं। और अगर आप एक बक्से के अंदर के स्पेस को कंसीडर करें, तो आप ये पाएंगे बक्सा जो है, इस बक्से के पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, मतलब इसके पास तीनों डायमेंशंस हैं। तो ये जो स्पेस है, एक बक्से के अंदर का जो स्पेस है, इसे 3 डायमेंशन कहा जाता है। अब अगर मान लें हम कुछ बॉडी कंसीडर करेंगे, पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे, उन पार्टिकल्स के मोशन को एक बार 0 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, एक बार 1 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब 1 डायमेंशन का जो शेप है उसी पाथ में वो मूव कर सकता है। एक बार 2 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे और एक बार 3 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। वैसे 3 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो तो फ्री हो जाता है बिल्कुल।
सो ज़ीरो डायमेंशन में हम एक बॉडी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया है उस पॉइंट में एक बॉडी को हम रखते हैं। अब पॉइंट में तो बॉडी नहीं रखा जा सकता, तो बॉडी का जो सेंटर है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बॉडी का जो सेंटर है उस सेंटर को हम इस पॉइंट के ठीक ऊपर रखते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये जो बॉडी है इसके मोशन को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस पॉइंट में। अब मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस पॉइंट में, कहने का मतलब है ये बॉडी जो डायमेंशन है, मतलब जो वो पॉइंट है उसी में वो मूव कर सकता है, कहने का मतलब वो था उसी में वो मूव कर सकता है। अब यहाँ तो मूव नहीं कर सकता है क्योंकि पॉइंट का ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो ये तो मूव नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को हम ज़ीरो डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करें, मतलब एक पॉइंट में रेस्ट्रिक्ट करें उसके मोशन को, इसका मतलब होगा यही कि ये जो है ये रेस्ट में रहेगा। अब अगला सिनेरियो देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि रेस्ट्रिक्ट करने का एग्जैक्ट मतलब क्या है। हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन जो है इसे चलिए मान लेते हैं एक स्पोक है। उस स्पोक में एक बीड में एक छेद है और उस स्पोक में हमने उस बीड को इंसर्ट कर दिया और मान ले फ्रिक्शनलेस है ये, और इसमें थोड़ा सा मोशन प्रोवाइड किया गया, तो क्या होगा, ये इस तरह से मूव करेगा। चूँकि फ्रिक्शनलेस है तो इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पर एक रुकावट है तो वहाँ से टकरा के वापस आएगा, फिर यहाँ रुकावट है तो टकरा के वापस जाएगा, इस तरह से ही मूव करेगा। अब ये जो मोशन है ये मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया वन डायमेंशन में, मतलब ये जो वन डायमेंशन है इसी में ये मूव कर रहा है, इसको ये छोड़ नहीं पा रहा है या छोड़ नहीं रहा है, सिर्फ इसी में ये मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है वन डायमेंशन में, ऐसे मोशंस को कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। सो बेहतर होगा अगर मैं कहूँ मोशन इन वन डायमेंशन, और इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है, जो कि इस चैप्टर का हेडर है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब अगले सिनेरियो में आते हैं। एक बॉडी के मोशन को हम इस टू डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है यही तो टू डायमेंशन है, इसके ऊपर हमने एक स्ट्राइकर रखा और हमने इस स्ट्राइकर को स्ट्राइक कर दिया। यहाँ भी मान ले फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये मूव करता जाएगा, टकराएगा और फिर रिबाउंड करेगा और इस तरह से ये मूव करता रहेगा। अब गौर से देखिए, अगर एक छोटा सा हिस्सा हम इसके मोशन को देखते हैं, यहाँ से ऐसे, इस जगह से इस तरह से, इस मोशन को अगर देखते हैं तो ये भले ही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ से ये भले ही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, और इस तरह से यहाँ से भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन पूरा मोशन को अगर यहाँ पर कंसीडर किया जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसके लाइन जो है ये चेंज हो रहा है, पाथ जो है जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा वो लाइन ही चेंज हो रहा है। इस तरह से ये जा रहा है, टकरा रहा है, और दूसरे लाइन को फॉलो करते हुए ये मूव कर रहा है, फिर एक तीसरे लाइन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, फिर एक चौथे लाइन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये, बल्कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस पे ये मूव कर रहा है। सो चूँकि अब की बार ये जो मोशन है, स्ट्राइकर का मोशन जो है, ये रेस्ट्रिक्टेड है टू डायमेंशन में, एक प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है। इस प्लेन को छोड़ के ये नहीं जा रहा है, इस प्लेन में ये मूव कर रहा है, तो टू डायमेंशन में रेस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह के मोशंस को कहा जाता है मोशन इन टू डायमेंशंस, या फिर टू डायमेंशनल मोशन, या फिर इसे ऐसा भी कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन। ये देखिए एक प्लेन है, ये जो सरफेस है, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है जिस पे कि स्ट्राइकर मूव कर रहा है, ये एक प्लेन है, तो इसे मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है, इस तरह के मोशन को। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।
और यहाँ तीसरा जो सिनेरियो है, थ्री डायमेंशनल इस स्पेस में मान ले कि एक तितली तितली उड़ रही है। अब ये तितली का जो मोशन है ये न तो एक स्ट्रेट लाइन में रेस्ट्रिक्टेड है, न ही किसी तरह के प्लेन में ये रेस्ट्रिक्टेड है, बल्कि ये पूरे स्पेस में फ्रीली इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस में तितली का जो मोशन है वो हो रहा है। तो इसे हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं, मोशन इन ए प्लेन भी नहीं कह सकते, मतलब टू डायमेंशनल मोशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी प्लेन में इसका मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये पूरे स्पेस में फ्री है। तो इसीलिए इस तरह के मोशन को थ्री डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन थ्री डायमेंशन कहा जाता है। मोशन इन थ्री डायमेंशन। देखिए इस तरह का मोशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो नॉर्मली आपके कोर्स के बाहर की चीज़ है ये। फिर भी ऐसे कुछ मोशंस, थ्री डायमेंशनल मोशन, कुछ केसेस आपको मिलेंगे। जैसे कि आप जब स्टैंडर्ड 12th में जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण, या फिर मुझे चैप्टर का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह इस तरह का कुछ नाम होगा। वहाँ पर आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन के कारण इस तरह का हेलिकल मोशन पॉसिबल है। ऐसे इस तरह का हेलिकल मोशन ऐसे पॉसिबल है। आप गौर से देखें, ये ना तो वन डायमेंशन में ना ही टू डायमेंशन में रेस्ट्रिक्टेड है, बल्कि ये पूरे स्पेस में मूव कर रहा है, थ्री डायमेंशनली ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशंस के कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली ये आपके कोर्स के बाहर की चीज़ है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए मोशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हमें जानना होता है, जैसे कि होता है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल, फिर वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फिर मोशन के लॉज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानना पड़ता है। तो जब हमें कोई टर्म जानना होता है या फिर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है अगर हम सिंपलेस्ट चीज़ों से उन कॉन्सेप्ट्स को समझें। इसीलिए पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो मोशन का बेसिक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो बेसिक इक्वेशंस हैं, उनको सीखते हैं। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, और फिर मोशन के जो लॉज है हो गए वो। अब एक्सीलरेशन को समझने के लिए वेलोसिटी समझना पड़ता है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी किस तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी को समझने के लिए हमें पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को समझना होता है, क्योंकि पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रहा होता है वो वेलोसिटी होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम तीन अलग अलग सिनेरियोज़ कंसीडर करते हैं, और इन तीनों जो पार्टिकल्स हैं, बॉल मान लें, तीनों बॉल्स का जो मोशन है ये रेस्ट्रिक्टेड होगा वन डायमेंशन में, क्योंकि हम लोग सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। तो ये रेस्ट्रिक्टेड होगा इनका मोशन वन डायमेंशन में। ये इस तरह से आगे और पीछे सिर्फ ऐसे ही इसी लाइन में ये मूव कर सकता है। हो सकता है ये सीधे आगे बढ़ जाए, हो सकता है कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ये वापस से इस तरह से आए। रेस्ट्रिक्टेड रहेगा स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन, ये स्ट्रेट लाइन को छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल मूव करेगा, और कितना मूव किया, कितना आगे बढ़ा या पीछे आया, कहाँ पहुँचा, इसे समझने के लिए यहाँ पर मार्किंग है। मान ले कि ये जो मार्किंग्स है मीटर में है, यहाँ 0 है, ये 1 मीटर दूर है ये पॉइंट, 2 मीटर दूर है ये पॉइंट, 3 मीटर दूर है ये पॉइंट, 4 मीटर दूर है ये पॉइंट, और पीछे की तरफ भी 1 मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है। चूँकि दो डायरेक्शन अपोजिट है तो कन्फ्लिक्ट ना हो या कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और दूसरे तरफ नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ये नॉर्मल कन्वेंशन है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी पढ़ते हैं तो ये नॉर्मल कन्वेंशन है कि दाहिनी तरफ पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, दाहिनी तरफ जो है ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और बाईं तरफ नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो उसी कन्वेंशन को हमने यहाँ पर भी फॉलो किया, नॉर्मली इसी कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। कन्वेंशन होता ही इसीलिए है कि सभी उसको फॉलो करें, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ये लॉ नहीं है।
इसीलिए इसे कन्वेंशन कहा जाता है, रूल या लॉ नहीं कहा जाता है। कन्वेंशन मतलब सब ने मान लिया, चलो ऐसा माना जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट भी माना जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मान सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया, सब मिलके चलो ये मानेंगे, तो जब सिनेरियो एक्सप्रेस किया जाएगा तो अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो आप समझ जाएंगे, आप एक्सप्रेस करते हैं तो मैं समझ जाऊँगा, ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कन्वेंशन बनता है। आप अगर कन्वेंशन को तोड़ेंगे तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि मैं अब की बार दाहिनी तरफ जो है इसे नेगेटिव मान रहा हूँ, बाईं तरफ जो है ये पॉजिटिव मान रहा हूँ। खैर, अब 3 सिनेरियोज़ हैं, तीनों सिनेरियोज़ में देखिए बॉल जो है 0 में है, पॉइंट 0 में है। यहाँ से इसकी मोशन जो है, इस मोशन की शुरुआत होगी। पहला जो गेंद है इसका मोशन कुछ इस तरह का हुआ, ये इस तरह से मूव करते हुए 4 मीटर दूर जाके रुका। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल को मैं इन शॉर्ट डिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड को अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब होगा इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब ये कितना डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है। इसका जो पाथ होगा, इस पाथ का पूरा लेंथ को आप अगर मेज़र करें, मोशन का जो पाथ होगा, इस पाथ के पूरे लेंथ को अगर आप मेज़र करें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ये 0 से देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो 4 मीटर का डिस्टेंस इस बॉडी ने या इस पार्टिकल ने ट्रैवल किया है। अब आता है कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये बताता है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है, एक जगह कोई बॉडी है, हमने एक दूसरे जगह पे रख दिया, तो इस प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ना। हमने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, एक जगह से हमने दूसरे जगह पे रखा, तो हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि हमें ये बताता है कि बॉडी, अगर आपको पता हो इनिशियली बॉडी कहाँ पर है, और अगर कोई आपसे कहे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि फाइनली वो बॉडी कहाँ पर है। डिस्प्लेसमेंट का ये फीचर होता है, ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये गुणधर्म है कि अगर आपको इनिशियली पता है कि बॉडी यहाँ पर था और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पॉजिटिव नेगेटिव ये तो बाद की बात है, फिलहाल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर आपको कोई बता दे, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से उठकर बॉडी कहाँ पर गया है, या कहाँ पर अभी रिसाइड कर रहा है, कहाँ पर वो रुका हुआ है, या कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियली बॉडी यहाँ पर है, फाइनली कहाँ पर होगा, ये इन्फॉर्मेशन अगर देता होगा डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले तो ये वो इन्फॉर्मेशन देगा कि कितना दूर है बॉडी, क्योंकि अगर कितना दूर है बॉडी यही आपको नहीं पता होगा तो हम फाइनल उसका पोजीशन कैसे पता करेंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये देगा डिस्प्लेसमेंट कि ये बॉडी कितना दूर है, 4 मीटर दूर है। आप ऐसे सोचिए कि इस बॉडी को डिस्प्लेस किया गया, यहाँ पर था पहले, इसे डिस्प्लेस किया गया और यहाँ पर पहुँचा है वो, तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, 4 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि बॉडी 0 पोजीशन में था और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर का, तो क्या आप एग्जैक्टली इस पॉइंट तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे? कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक कन्फ्यूजन है ना कि आपसे ये कहा गया इसमें 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये 4 मीटर दूर गया, लेकिन किधर, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ? डिस्प्लेसमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ केपेबल इनफ कि इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास रहे तो फाइनल पोजीशन तक वो कंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ दाहिनी तरफ या डिस्प्लेसमेंट बाईं तरफ हुआ, तो ये कन्फ्यूजन होगा। तो आप उस फाइनल पॉइंट को कैसे समझेंगे या फाइनल पोजीशन को कैसे समझेंगे? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर डिस्टेंस पता हो कि डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ
और आपको कह दिया जाए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप सीधे उतना डिस्टेंस उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए उसके फाइनल पोजीशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। सिर्फ अगर डिस्टेंस कहा जाए तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी दिशाएं हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। टू डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें, फ़िलहाल तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे तो वो सिचुएशन आएगा। टू डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो वहाँ पर एक, अगर आपसे कहा जाए बॉडी यहाँ पर था और उसमें 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बताओ कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर होगा, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? वो यहाँ भी 4 मीटर दूर हो सकता है, 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 कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बता दिया जाए कि 4 मीटर दूर इस वाले डायरेक्शन में, तो आप एग्जैक्टली उसके फाइनल पोजीशन तक पहुँच सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं आप कि इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पर होगा। अब ये तो टू डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन में भी डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, दाहिने या बाएं। तो वो जो दाहिने बाएं, चूँकि ये सिंपल डायरेक्शन है, तो इसे हम एक ऐसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल, हम कह सकते हैं एक मैथमेटिकल टर्म, समटाइम्स टूल, एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल टूल से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और जिसके पास दो तरह के वैल्यूज़ हो, एक दाहिने को इंडिकेट करेगा, एक बाएं को इंडिकेट करेगा। वो है प्लस और माइनस, दैट मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पर देखिए जो एक्सिस बना हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स है तो दूसरे तरफ नेगेटिव नंबर्स है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। कॉमन सेंस ही ये बताएगा कि दाहिने अगर मूव करे तो फिर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन दो, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन दिया जाए। अगर ये बाईं तरफ मूव करता तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव साइन दिया जाता। लेकिन डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, प्लस माइनस ऐसा नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, चाहे आप इधर जाएं, उधर जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, ये सिर्फ ये बताएगा कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। कोई इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और उसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाए, वो डिस्टेंस का काम नहीं है। डिस्टेंस ये नापता है कि वो पार्टिकल जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब इसके पाथ को अगर आप देखें, इस पाथ को अगर पूरा इसके पाथ के लेंथ को मेज़र करें तो वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। कोई पाथ ट्रैवल्ड नेगेटिव नहीं हो सकता है, पाथ ट्रैवल्ड का लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, और मोशन के लॉज या मोशन के टर्म्स को समझने के लिए उसके साथ ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन जो है, मोशन के लॉज को पढ़ेंगे, या आप कहें जो फार्मूलाज हैं मोशन के, काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो है, उन काइनेमेटिक इक्वेशंस को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्टेंस अपीयर नहीं करता है। जो फार्मूलाज बनता है उसमें डिस्टेंस अपीयर नहीं करता है, वहाँ पर बार बार डिस्प्लेसमेंट अपीयर करता है। वेलोसिटी के साथ जो रिश्ता है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का है। एक्सीलरेशन का जो रिश्ता है वो वेलोसिटी के साथ है, हंस एक्सीलरेशन का भी रिश्ता जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के साथ नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिस्टेंस, हमारे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे अभी के रेस्पेक्ट से। दूसरे सिनेरियो में आते हैं। दूसरे सिनेरियो में अब क्या होता है, बॉडी जो है इस तरह से मूव करता हुआ आगे बढ़ा, कुछ दूर बढ़ने के बाद 5 मीटर दूर जाने के बाद ये वापस लौटा। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अगर आप मोशन को देखते हैं तो ये ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट किया था और ऐसे आगे बढ़ते हुए 5 मीटर ट्रैवल किया था, डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और यहाँ से ये वापस आया, यहाँ से ये वापस आया और यहाँ तक पहुँचा। तो फिर इस केस में अगर हम इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता करें, मतलब इसने कितना डिस्टेंस को कवर किया है, तो ये ऐसे आगे बढ़ते हुए 5 मीटर डिस्टेंस तो इसने कवर किया ही था। अब वहाँ से आगे इसने यहाँ पर 3 मीटर कवर किया है, 5 से 4 1,
4 से 3 फिर से 1, 3 से 2 फिर से 1, 5 और 3 8, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा? इनिशियली बॉडी यहाँ पर था, 0 पोजीशन में था। अब डिस्प्लेसमेंट वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा कि हम ये कह सकते हैं कि फाइनली बॉडी कहाँ पर है। तो फाइनली बॉडी कहाँ पर है? फाइनली बॉडी 2 में है, 2 मीटर में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पर है। और डिस्प्लेसमेंट हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इनिशियल पोजीशन से हम फाइनल पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 2 मीटर। सो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ था और अभी कहाँ है। अब कहाँ कहाँ रास्ते में ये घूम आया है, घूम फिर आया है, ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं रखता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसमें ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन अपेंड करेंगे। ये पॉजिटिव साइन हमें ये बताएगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया है, मतलब दाहिनी तरफ मूव किया है। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो हमें ये बता रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड जो है ये सेम होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले केस में दोनों मैग्नीट्यूड्स जो थे, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम थे, 4 मीटर 4 मीटर। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला जो सिनेरियो है ये इसे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। चलिए, तो इस केस में देखिए 4 मीटर और 4 मीटर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ये सेम है। साइन की बात, साइन फिलहाल भूल जाएं, मतलब डायरेक्शन को भूल जाए। वैसे आप ये ना सोचें कि ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव का वो मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर आप सिर्फ इस 4 मीटर को और 4 मीटर को देखें, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को भूल जाएं, तो फिर ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये सिनेरियो आपको बता रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड 8 मीटर का हुआ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर का है। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी से, हाँ मैं ये बोलना भूल गया था कि ऐसे क्वांटिटीज़ जिसके पास एक वैल्यू, जैसे यहाँ 4 मीटर, एक वैल्यू के साथ एक डायरेक्शन होता है, वैल्यू को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के साथ जिसके पास डायरेक्शन होता है इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि इस डिस्प्लेसमेंट से आप इसके डायरेक्शन को हटा दें, मतलब ये प्लस जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को अगर हटा दें तो जो बचेगा वो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ये कहता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितना बड़ा है या छोटा है, ये इंडिकेट करता है। अब कौन सी दिशा में है, मतलब किस डायरेक्शन में है, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, वो उसका डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल के वेक्टर क्वांटिटी बनता है। जैसा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट से फिर आप देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा, हेंस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। खैर, ये दूसरा सिनेरियो था। अब यहाँ पर एक तीसरे सिनेरियो को कंसीडर करते हैं। अब की बार ये बॉल जो है या पार्टिकल जो है, इसका मोशन अब नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब बाईं तरफ, उस तरफ हो रहा है उसका मोशन। अब यहाँ पर अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो हम कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो जो इंडिकेट कर रहा है वो देखें कितना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन अब नेगेटिव डायरेक्शन में है। हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ ना। सो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बाईं तरफ है, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव साइन हम अपेंड करेंगे। सो -4 मीटर इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूँ, इसका जो पाथ है ये सीधे ऐसे मूव किया। तो यहाँ पर भी अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखते तो आपको मिलता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड 4 मीटर का है। वहाँ पर हम -4 नहीं कहते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। इसने कितनी दूरी तय की, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो 4 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में -4 मीटर। कुछ और सिनेरियो कंसीडर ऐसा कर लेते हैं जहाँ पर कि बॉडी पोजीशन 0 में ना हो बल्कि किसी और पोजीशन में हो। तो 2 सिनेरियो हम यहाँ देख पा रहे हैं।
यहाँ पर पहले सिनेरियो में बॉडी जो है पोजीशन 1 में है, दूसरे सिनेरियो में 2 मीटर में है, जो रेफरेंस पॉइंट जो है 0 जिसे माना जाता है स्टैंडर्ड पॉइंट जो है, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं हम, उसके रेस्पेक्ट में 2 मीटर दूर है, इनिशियली ही 2 मीटर दूर है, 0 में नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको इंडिकेट कर रहा है कि हमेशा 0 से ही हर चीज़ की शुरुआत होगी या रेफरेंस पॉइंट से ही शुरुआत होगी, इसका तो कोई मतलब नहीं है। आप किसी बॉडी को मूव करते हुए देख रहे हैं और आपने मान लिया कि आपकी आंखें जो है, कोई भी एक आंख जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, तो बॉडी को यहीं से मूव करना होगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं ना। बॉडी तो कहीं से भी मूव कर सकता है। सो इनिशियल पोजीशन जो है बॉडी का वो हमेशा 0 में ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिनेरियो आपको वो सेंस देगा और भी कुछ सेंस देगा, कुछ फार्मूला बनेगा यहाँ से, बेहतर समझ बनेगी यहाँ से। पहला बॉडी जो है ये इस तरह से मूव करता हुआ 1 मीटर से 6 मीटर तक पहुँचा, और दूसरा बॉडी जो है यहाँ 2 मीटर से ये पहुँचा, कहाँ तक पहुँचता है चलिए देखते हैं, -4 मीटर तक पहुँचा। तो दोनों केस में आप डिस्प्लेसमेंट देखिए ना एक बार। अगर इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो पहले गिन लेते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ लिख रखता हूँ 5 मीटर। और ऑब्वियसली ये किधर मूव किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया, तो +5 मीटर। और दूसरे केस में इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6 मीटर, तो 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है दूसरे केस में। अब किधर हुआ डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर मान ले कहीं सिनेरियो ऐसा बनता है, मैं यहीं पर आपको हिंट के तौर पे बता दूं, मान ले कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से उठकर ये यहाँ पर पहुँचा है, ये भले ही पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव पार्ट में रहे इस एक्सिस के, या स्ट्रेट लाइन के पॉजिटिव वाले पार्ट में रहे इनिशियल से फाइनल तक, लेकिन ये वाला जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन कहा जाता है। नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ इंडिकेट करता है। सिमिलरली बॉडी अगर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो फिर ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, भले ही ये पूरे नेगेटिव पार्ट में ही रिसाइड करे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन जो है ये कौन सी दिशा को दिखा रहा है, ये जो है ये नेगेटिव वाला डायरेक्शन को दिखा रहा है और ये पॉजिटिव वाला डायरेक्शन को दिखा रहा है। मतलब इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो आप पॉजिटिव में पहुंचेंगे, अगर नेगेटिव में है तो, और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेंगे। इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आप पॉजिटिव में है तो आप नेगेटिव में पहुंचेंगे, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही रहेंगे। तो ये डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आप फिलहाल याद रखें। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर तो है, उसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर का है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन है नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव दिशा में मूव कर रहा है, नेगेटिव, इस एक्सिस के नेगेटिव पार्ट की तरफ मूव कर रहा है या उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये -6 मीटर का है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट का। पोजीशन के साथ अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो फॉर 1 डायमेंशनल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट, जो फार्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता देगा। तो ये सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन में होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इतना सिंपल फार्मूला होता है। सो अगर आप गौर करें इन केसेस में तो आप ये पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप दोनों ही केस में टेस्ट करके देख ले एक बार, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देख ले एक बार टेस्ट करके। अगर केस 1 की हम बात करें, ये केस 1 है और ये वाला केस 2 है। अगर हम केस 1 की बात करें तो देखिए फाइनल पोजीशन जो है ये 6 मीटर का है। केस 1 की हम बात कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन 6 मीटर का है, माइनस इनिशियल पोजीशन जो है ये 1 मीटर है। सो 6 मीटर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। पॉजिटिव है इसका वैल्यू। सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव जो है
इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर देगा। यहाँ पर जिस डायरेक्शन के लिए हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था उस डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब साइन भी प्रॉपरली बता रहा है, ऐसा साइन बता रहा जो कि डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता हो। और केस 2 की अगर बात करें तो फाइनली ये बॉडी -4 मीटर में है और इनिशियली ये कहाँ पर था, 2 मीटर में था। तो -4 -2 तो ये हो जाएगा -6 मीटर। अब ये जो फार्मूला है ये फार्मूला सिर्फ ऐसे सिनेरियो में ही जहाँ पर नॉन ज़ीरो पॉइंट में बॉडी रहे ऐसा नहीं है। बॉडी अगर ज़ीरो पॉइंट में भी रहेगा तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि जो हमने पिछले केसेस में देखा था, जैसे कि यहाँ पर अगर इस केस को हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर उस वाले फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, केस 1 में अगर इस वाले फार्मूला को अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा अभी, तो आप देखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन 4 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज़ 0 मीटर कह सकते हैं 0 के साथ। सो 4 मीटर माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4 मीटर एंड दिस इज़ पॉजिटिव। हमने यही देखा था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट +4 मीटर। अगर वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं तो फाइनल पोजीशन 2 मीटर, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू +2 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर वो फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं तो फाइनल पोजीशन -4 मीटर और माइनस ये 0, सो 0 मीटर इज़ इक्वल टू -4 मीटर। इस केस का डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स देखा था और ये जो है ये फार्मूला हमने देखा था। वैसे अगर आप 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो 2 डायमेंशनल मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जो फार्मूला आपको मिलेगा वो फार्मूला इतना सिंपल नहीं होगा। वहाँ पर भी हम फार्मूला बनाएंगे, लेकिन वो फार्मूला मिलता है, मेरा कहना ये था कि वहाँ पर भी फार्मूला मिलता है लेकिन फार्मूला इतना सिंपल नहीं होता है, वो फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो तो तब जाके हम लोग उस पर बात करेंगे। अब देखिए ये जो पोजीशंस हैं, ये जैसे कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन हमने कहा, मतलब कहाँ पर वो था इनिशियली, उसका पोजीशन क्या था, फिर फाइनली उसका पोजीशन क्या हुआ। अब ये जो पोजीशन है समय के साथ साथ बॉडी का चेंज हो रहा है। एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पर पहुँचा, तो एक समय लगा इसे मूव करने के लिए, मान ले 4 सेकंड लगा। अब ये बॉडी जो है ऐसे मूव करते हुए 4 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा। अब 4 सेकंड में आप देखिए, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो टाइम के सेंस में देखें तो 1 मीटर दूर इसका पोजीशन, एक सेकंड बाद इसका पोजीशन यहाँ पर है, 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन यहाँ पर है, 3 सेकंड बाद पोजीशन यहाँ पर है, 4 सेकंड बाद पोजीशन यहाँ पर है। तो ये जो पोजीशन है, एक मूविंग बॉडी का जो पोजीशन है, इसे टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसे स्टेटमेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी बॉडी के मोशन को, जो स्टेटमेंट इट्सेल्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है। वो एक छोटा सा स्टेटमेंट हमें ये बता देगा कि किस समय बॉडी कहाँ पर पहुँच रहा है या किस समय बॉडी का पोजीशन कहाँ पर है। तो जो सिंपल मोशंस होते हैं, उन सिंपल मोशंस में बहुत इजी आसान सा हमें एक फंक्शन मिलता है टाइम का। कुछ एग्जांपल्स से शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन बाय, सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट पे ध्यान दें। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन इज़ गिवन बाय, एक्स जो है इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्रैकेट के अंदर टी का कुछ खास मतलब फ़िलहाल के लिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। ये सिर्फ ब्रैकेट वाला टी आपको ये बता रहा है कि ये जो एक्स है, दैट मीन ये जो पोजीशन है ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब समय के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। समहाउ टाइम पे ये डिपेंडेंट है, समय चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है। और ये जो है ये इसे फंक्शन कहा जाता है, ये टाइम का फंक्शन है। मतलब आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को ही अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे जब टाइम का वैल्यू 0 होगा, 0 सेकंड होगा, उस समय ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू जब 0 सेकंड होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 0, मतलब ये हमें 0 देगा।
जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो देगा। वो ज़ीरो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, पोजीशन के बराबर। मतलब पोजीशन इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। टाइम को चेंज करते जाएं, ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। और एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बता रहा है समय जैसा जैसा चेंज होगा वैसे वैसे पोजीशन चेंज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल चीज़ देख लेते हैं। फाइंड इट्स पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड जब समय हुआ उस समय, यहाँ पर सेकेंड एक्सक्लूडेड भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ये इंडिकेट कर रहा है कि एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन हो रहा है, और जब टी में हम वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को रखते हैं। क्योंकि देखिए दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। पोजीशन कभी टाइम के एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकता है। पोजीशन का डायमेंशन क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस वाला डायमेंशन सोचिए, यूनिट वाला डायमेंशन। पोजीशन का डायमेंशन क्या है? पोजीशन का डायमेंशन है लेंथ। और टाइम जो है, टाइम का क्या डायमेंशन? टाइम का टाइम इटसेल्फ डायमेंशन। तो दो इंडिपेंडेंट डायमेंशंस है ना। डायमेंशनल एनालिसिस वाला डायमेंशन मैं फिर से बता दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्पेशियल डायमेंशन के साथ। ये वाला इस डायमेंशन को आप कंफ्यूज कर लेंगे। तो एक लेंथ है और दूसरा टाइम है, तो दोनों तो एग्जैक्ट बराबर हो नहीं सकता ना। कोई लेंथ एक टाइम के बराबर नहीं हो सकता। तो ये इक्वल साइन ये बता रहा कि दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। अगर ये वैल्यू निकल के आता है 2 सेकंड, मान ले ये 2 सेकंड निकल के आता है इस ये वाला एक्सप्रेशन, टाइम का वैल्यू अगर 1 सेकंड हुआ तो 2 इंटू टी का वैल्यू होगा 2 सेकंड। आपको सेकंड को एक्सक्लूड करना है। और पोजीशन इज इक्वल टू ये जो दो वैल्यू निकल के आ रहा है, 2 निकल के, जो भी वैल्यू निकल के आएगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा, पोजीशन का न्यूमेरिक वैल्यू उस न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर है। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर देखना है कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आप सेकंड लगा भी सकते हैं, टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस सिचुएशन में जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो होगा उस समय x विच इज़ पोजीशन, आपको ब्रैकेट में t लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट पोजीशन इज इक्वल टू, दैट पोजीशन इज इक्वल टू, टाइम का वैल्यू तो ज़ीरो है, दैट इज इक्वल टू 2t, सो 2 इंटू ज़ीरो, सो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा? माफ़ कीजिएगा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका न्यूमेरिक वैल्यू तो ज़ीरो है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? अगर ये गिवन रहे कि पूरा का पूरा जो मेज़रमेंट हो रहा है पूरा एसआई सिस्टम में हो रहा है, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये मीटर होगा, क्योंकि एसआई सिस्टम में डिस्टेंस जो है ये इसका जो यूनिट होता है मीटर होता है। लेकिन अगर मान ले कुछ भी आपको एक्सप्लिसिटली कहा नहीं गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर कहते हैं यूनिट। ज़ीरो यूनिट का यहाँ पर पोजीशन होगा, ज़ीरो यूनिट में रहेगा। वो यूनिट आपको यहाँ पर जो भी आपको इस फिगर में वो दिया हुआ है, उसी यूनिट के हिसाब से ये मार्किंग है जो दिया हुआ है। सो जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो उस समय जो पोजीशन है, पोजीशन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। मतलब ये बॉडी जो है, ये बॉडी टाइम ज़ीरो पे यहाँ पर था। सो जब टाइम का वैल्यू ज़ीरो था, टी का वैल्यू जब ज़ीरो, उस समय बॉडी यहाँ पर था। अब आगे और भी कहा गया कि 1 सेकंड में एट टी इज इक्वल टू 1, इस समय इसका पोजीशन क्या होगा? तो फिर से देखिए x इज इक्वल टू 2t, 2 इंटू टी, सो 2 इंटू टाइम का वैल्यू 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। मैं फिर से यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सो 2 यूनिट। मतलब जब टाइम इज इक्वल टू 1 है उस समय पार्टिकल का पोजीशन जो है, पार्टिकल का पोजीशन होगा यहाँ पर। कब होगा ये? जब टाइम इज इक्वल टू 1। अब और भी हमसे पूछा गया कि टाइम इज इक्वल टू 3 जब होगा तब कहाँ पर रहेगा पार्टिकल? सो एट टाइम इज इक्वल टू 3, उस समय ये जो x होगा, पोजीशन होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट में रहेगा ये। सो वो पार्टिकल यहाँ पर रहेगा, इस जगह पे रहेगा। और ये कौन सा सिचुएशन है कि टाइम इज़ इक्वल टू 3।
और हमसे क्या पूछा गया, साथ ही साथ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक इस दौरान, 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक इस दौरान इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब इनिशियल पोजीशन आपको 1 सेकंड मानना है, क्योंकि आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा गया कि 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक उस दौरान उस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। भले ही ये मूव करना पहले से शुरू किया हो, टाइम इज इक्वल टू 0 से ये मूव करना शुरू किया हो, लेकिन आपसे पूछा गया कि इस दौरान, इस टाइम के दौरान, 1 सेकंड से 3 सेकंड के दौरान इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब इनिशियल पोजीशन आपको वहाँ पर मानना होगा जहाँ जब टाइम इज़ इक्वल टू 1 होगा। सो इनिशियल पोजीशन आपको यहाँ पर मानना होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा गया इस मोशन के दौरान समय का इंटरवल, समय यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 से लेके 3 तक, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मतलब बॉडी यहाँ, समय जब 1 था तो बॉडी यहाँ पर था, समय जब 3 हुआ तो बॉडी यहाँ पर पहुँचा, तो इस दौरान बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर आप देखें तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्वियसली वो होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें। और इतना डिस्प्लेसमेंट अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम पाएंगे कि 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मीटर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली कहा नहीं गया है। सो 4 यूनिट लिखेंगे हम लोग, 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। सो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव 4 यूनिट्स का होगा। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे में हमें जब अगर मान ले इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 पोजीशंस पता करना होता है। इनिशियल पोजीशन इस समय में होगा, फाइनल पोजीशन इस समय में होगा, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। जो ये वाला सिनेरियो है, इस समय ये इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये हमें इनिशियल पोजीशन दे रहा है, इनिशियल पोजीशन बता रहा है। और ये जो है ये हमें फाइनल पोजीशन बता रहा है, क्योंकि ये जो है ये फाइनल टाइम है। ये जो पीरियड गिवन है उस पीरियड के हिसाब से इनिशियल टाइम एंड फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में। सो फाइनल पोजीशन ये हमें बता रहा है। अगर मान लें ये कैलकुलेशन हमें ना दिया हुआ रहता करने के लिए, तो ऐसे में जब हम डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं ऐसे सिनेरियो में 1 सेकंड से 3 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमें पता करना होता कि 1 सेकंड ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में पोजीशन क्या है, और 3 सेकंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका पोजीशन क्या है पार्टिकल का, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो इसमें हमने कर लिया है, तो फिर से रिपीट करने का तो कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, सो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, माफ़ कीजिएगा फाइनल पोजीशन, इसे एक्स एफ लिख देते हैं, एक्स सब एफ, एक्स इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को, और ये एफ सब एफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है फाइनल पोजीशन को। सो फाइनल पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स सब एफ एंड माइनस एक्स सब आई, आई इंडिकेट कर रहा है इनिशियल पोजीशन को, एक्स आई। और इसे अगर कैलकुलेट करें तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 यूनिट्स का, और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें साइन मिल रहा है पॉजिटिव, 4 यूनिट का पॉजिटिव 4 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट, या 4 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विच इज़ इन राइट साइड, दाहिनी तरफ। अब कुछ इसी तरह का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन बाय, उसी तरह से x जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि टाइम का एक फंक्शन है, और यहाँ पर इट इज़ गिवन एज 3 + ½ t, तो 3 + ½ t, और हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है फ्रॉम 0 टू टाइम इज इक्वल टू 0 to 4। नॉर्मली सेकंड इस तरह लिखा हुआ नहीं रहता है, आप इसे इग्नोर करें या ओमिट करें, नॉर्मली लिखा हुआ नहीं रहता, यूनिट लिखा हुआ रहता है या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता, बट समटाइम्स हो सकता है सेकंड लिखा हुआ रहे। आपको सिर्फ इसका न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करना होता है। सो एट हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना, मतलब इस समय
समय का पीरियड जो है 0 से लेकर 4 तक कंसीडर करना है। तो 0 इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो 0 समय में जो उसका पोजीशन होगा वो इनिशियल पोजीशन होगा, और टाइम इज इक्वल टू 4 इसका फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है, गिवन पीरियड का फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है। तो उस फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम में पार्टिकल जहाँ पर होगा इसका फाइनल पोजीशन होगा। तो हम सबसे पहले कि एट टाइम इज इक्वल टू 0 ये पता कर लेते हैं। एट टाइम इज इक्वल टू 0 जो x होगा, दैट मीन पोजीशन होगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस हाफ इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 3। सो दिस थिंग 3 यूनिट जो है ये इसका इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनिशियली बॉडी जो है, बॉडी यहाँ पर था, और ये तो इनिशियल पोजीशन बता रहा हमें, एक्स आई जो है ये बता रहा है हमें। और अगर हम एक्स एफ पता करना चाहे, फाइनल पोजीशन पता करना चाहे, तो टी इज़ इक्वल टू 4 में पोजीशन क्या होगा ये पता करना होगा। एट टी इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 4, टी इज़ इक्वल टू 4 इस समय पोजीशन क्या है ये पता करना होगा। तो इस समय x इज़ इक्वल टू 3 प्लस हाफ टी, सो हाफ इंटू टी का वैल्यू कितना है 4, सो दैट इज़ इक्वल टू 3 प्लस हाफ इंटू 4 इज़ 2, दैट इज़ इक्वल टू 5। सो बॉडी जो है ये इस जगह पे, ये इसका फाइनल पोजीशन होगा। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन एक्स आई और ये एक्स एफ फाइनल पोजीशन। हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन 5, इनिशियल पोजीशन 3 यूनिट का, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से देखिए 5 माइनस 3 इज़ पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव हमें इंडिकेट करेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव साइड में हुआ, दाहिनी तरफ हुआ। अब हम लोग एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसी तरह से पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें पोजीशन 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में पता करना है। मैं इन शॉर्ट पता कर लूँ कि एट 0 टाइम इज़ इक्वल टू 0 इस समय x का वैल्यू कितना होगा। देखिए x का वैल्यू t की जगह 0, तो ये 0 हो गया -0, तो x इज़ इक्वल टू 0। t इज़ इक्वल टू 1, इस समय यहाँ पर 1 डालें आप, 4 इंटू 1 इज़ 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 इज़ 4 माइनस 1 स्क्वायर होता है 1, सो 4 माइनस 1 इज़ 3, तो ये 3 आया पोजीशन। और 2 में भी पता करना होगा हमें, t इज़ इक्वल टू 2 में जब हम पता करेंगे टाइम इज़ इक्वल टू 2 में, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 8 माइनस 4 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। 3 सेकंड में टाइम इज़ इक्वल टू 3, इस समय 3 गुना 4 पोजीशन अगर देखें तो ये हमने जो पता किया है ये 4 मतलब x इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया ये, माइनस टाइम इज़ इक्वल टू 3, आई एम सॉरी। सो टाइम इज़ इक्वल टू 3 में 4 इंटू 3 इज़ 12, 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 9 तो ये हो गया 3। तो देखिए इसका मोशन जो है ये रिटर्न वापस आ रहा है, बॉडी जिस दिशा में जा रहा था अब उसने दिशा, उसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। सो ऐसे सिनेरियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जब टाइम इज़ इक्वल टू 0 उस समय अगर मैं इसे प्लॉट करूँ तो दैट इज़ एट 0, सो ये t इज़ इक्वल टू 0 में है।
एट टाइम इज इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पर है। सो टाइम इज इक्वल टू 1 में बॉडी यहाँ पर पहुँचा, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा 1 सेकंड में। 2 सेकंड जब समय हुआ तो बॉडी 4 में पहुँचा यहाँ पर। सो टाइम इज इक्वल टू 2 में यहाँ पर पहुँचा। और टाइम इज इक्वल टू 3 में वापस से 3 में पहुंचा। टाइम इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3। सो टाइम इज इक्वल टू 3 में बॉडी वापस यहाँ पहुंचा। मतलब मोशन कैसा हो रहा है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए ऐसे यहाँ पर से ये वापस आ रहा है। अब जब वापस आएगा इस तरह से तो वापस आते आते कभी ये इस 0 पॉइंट में भी पहुँचेगा। अब जिस समय ये 0 पॉइंट में पहुंचेगा, अगर मैं टाइम इज इक्वल टू 0 से उस समय तक का मोशन को कंसीडर करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। जिस भी समय वो हो रहा है, मान ले कि 12 सेकंड बाद हो रहा है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे, हमने कैलकुलेट नहीं किया है, जस्ट रफ वैल्यू 12 सेकंड यहाँ से मूव करते हुए, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग। सो इस तरह से मूव करते सोच ले, इमेजिन करे कि 12 सेकंड बाद ये मूव करते यहाँ पर पहुँचा, मतलब t इज इक्वल टू 12 में यहाँ तक पहुँचा। अब अगर आपसे कह दिया जाए t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 12 तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, वहीं पर इनिशियल पोजीशन, वहीं पर फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो समटाइम्स ऐसे एक्सप्रेशन देने के बाद हो सकता है हमें ये पता करना हो कि वो समय पता करे जहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो। पता करते हैं चलिए कि डिस्प्लेसमेंट जिस समय 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है कि ये जो x है, पोजीशन जो है, ये पोजीशन किसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब सिंपली ये कहा जाए फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, इसका मतलब इंट्रिंसिक मतलब ये निकलता है कि इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम 0 है। टाइम इज इक्वल टू 0 को इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम मानिए, क्योंकि कुछ और नहीं कहा गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, या फिर जो इनहेरेंटली जो मान लिया जाता है, जो छिपा हुआ जो चीज़ है, छिपी हुई चीज़ जो है वो ये है कि टाइम इज इक्वल टू 0 से आप देखना शुरू करें। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम इज़ 0, तो इनिशियल पोजीशन तब होगा जब टाइम इज इक्वल टू 0 होगा। सो वहाँ से हमें इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा, आई एम सॉरी। फिर आगे इस एक्सप्रेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर इनिशियल पोजीशन वाला वैल्यू x में डाल दें हम, तो फिर कौन सा टाइम निकल के आ रहा है, तो वो हमें ये बताएगा कि वो दूसरा कौन सा समय और है। जैसे कि हमने एग्जांपल में माना था ना 12 सेकंड बाद, तो जब हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो टाइम, इसे कैलकुलेट करने से हमें t का वैल्यू 12 मिलेगा, अगर 12 होता है तो, वैसे है नहीं। सो जो भी है, जितना भी है वो तो हम कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। अब ये जो सिनेरियो है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है। सो पहली चीज़ जो हमें करना होता है वो होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, तो इनिशियल पोजीशन वो है जब टाइम इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कुछ और नहीं कहा गया है। सो इस समय अगर आप देखें टाइम इज इक्वल टू 0 में, इस समय जो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार कैलकुलेट कर ही देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो टाइम इज इक्वल टू 0 में हमें क्या करना है, पोजीशन पता करना है। तो दिस x विच इंडिकेट्स पोजीशन, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर्ड। सो 4 इंटू 0 इज 0, माइनस 0 स्क्वायर्ड इज 0, सो 0 माइनस 0 इज 0। सो इनिशियल पोजीशन जो है दैट इज इक्वल टू 0, और फाइनल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन भी इतना ही होगा। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बराबर जब होगा उसी समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सो फाइनल पोजीशन भी 0 होगा।
फाइनल पोजीशन, ये यहीं से समझ में आ रहा कि जहाँ इनिशियल पोजीशन है वहीं पर फाइनल पोजीशन जब होगा उसी समय ना डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है और इनिशियल पोजीशन ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फाइनल पोजीशन को भी ज़ीरो होना है। वो वाला फार्मूला अप्लाई करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फाइनल पोजीशन ज़ीरो, उसका मतलब जो फाइनल टाइम होगा उसे ना हमें कैलकुलेट करना होगा। फाइंड द टाइम, समय को हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो फाइनल टाइम जो होगा, जिस समय, वो वाला समय को हम मान लेते हैं टी एफ है। टी एफ जब फाइनल पोजीशन ज़ीरो होगा, सो इसे हमने टी एफ मान लिया, उसी टी एफ को पता करना होगा। सो फाइनल पोजीशन का जो वैल्यू है वो वैल्यू जब हम यहाँ पर क्लब कर देंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पर। फाइनल पोजीशन को ज़ीरो होना है, मतलब इस x को ज़ीरो होना है। दैट मीन दैट ज़ीरो इज़ इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर्ड, और ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से t को कॉमन आउट करता हूँ तो हमें मिलेगा 4 माइनस टी। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमें दो वैल्यूज़ देगा। देखिए दो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। एक टर्म तो ये, एक टर्म तो आप देखिए ये वाला है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म। दो टर्म्स का प्रोडक्ट को अगर ज़ीरो होना है तो दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो हो सकता है। तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू यहाँ से देखिए t का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है। t का वैल्यू जब ज़ीरो होगा उस समय जो फाइनल पोजीशन, उस समय जो पोजीशन है वो पोजीशन ज़ीरो होगा। वो तो है ही, हमने पहले ही देख लिया, जब टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो उस समय पोजीशन ज़ीरो है। और ये कैलकुलेशन भी हमें वही चीज़ बता रहा है। और साथ ही साथ दूसरा एक्सप्रेशन जो है, जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, दूसरा एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि 4 माइनस टी भी अगर ज़ीरो हो जाए तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा, इस ज़ीरो के बराबर होगा। सो 4 माइनस टी ये बता रहा है टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और 4 माइनस टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है या तो t का वैल्यू ज़ीरो हो, ये वाला ज़ीरो, या फिर t का वैल्यू हो जाए 4, बिकॉज 4 माइनस 4 इज़ ज़ीरो, और 4 एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना। 4 जब टाइम होगा, टाइम 3 तक हमने कैलकुलेट किया था, टाइम का वैल्यू जब 4 होगा उस समय पोजीशन क्या होगा। टाइम का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 इंटू 4 इज़ 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 इज़ ज़ीरो, सो पोजीशन इज़ ज़ीरो। सो इस तरह से ये घूमते हुए 1 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में यहाँ, 3 सेकंड में यहाँ और 4 सेकंड में वापस से इसी पॉइंट में पहुँच जाएगा। सो यहाँ जब t इज़ इक्वल टू 4 होगा तो बॉडी यहाँ पर वापस पहुँचेगा, फिर ये पीछे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में कहाँ तक पहुँचेगा, कब कहाँ पर पहुँचेगा, ये अब सेकंड जो सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो में, या ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप इस चीज़ को पा सकते हैं कि 5 सेकंड में ये कहाँ पर होगा। हमसे पूछा गया फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम इज़ इक्वल टू 2 टू टाइम इज़ इक्वल टू 2 से लेकर 5 तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैं इसे कैलकुलेट फ़िलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 सेकंड में पोजीशन पता कर ले, फिर 5 सेकंड में पोजीशन पता कर ले, और फिर डिस्प्लेसमेंट देख ले। यहाँ पर मैं सिंपल कैलकुलेशन के साथ जितना कम हो सके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि 2 सेकंड में टाइम इज़ इक्वल टू 2 में इस समय जो पोजीशन है कितना था, हमने क्या कैलकुलेट किया था, 2 इंटू 4 इज़ 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 4। और हमें ये भी देखना है टाइम इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि 2 से लेके 5 तक टाइम इज़ इक्वल टू 5, इस समय पोजीशन क्या होगा। सो x इज़ इक्वल टू 5 गुना 4 20 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 20 माइनस 25 तो -5। सो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम 2 है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में था
टाइम देखिए 0 नहीं है, लेकिन आपको जो गिवन पीरियड दिया गया टाइम का, उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है 2 सेकेंड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में बॉडी यहाँ पर था, सो ये एक्स आई हो गया। और फिर यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में पोजीशन -5, तो बॉडी यहाँ पर पहुँच गया, ये हो गया एक्स एफ। हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आप पता कर लिए इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, दैट मीन -5 - 2 तो -7। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिस्प्लेसमेंट 7 यूनिट का हुआ। किधर हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, हैंस -7 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, और एक सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है कि पोजीशन ऑफ 2 पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड। पोजीशन 2 पार्टिकल का पोजीशन जो है, ये पहले पार्टिकल का पोजीशन जो है इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंटेड है। इसका पोजीशन इज इक्वल टू AT + BT²। एंड दूसरा पार्टिकल का जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंटेड है इससे, इस एक्सप्रेशन से। एट व्हाट टाइम डू द पार्टिकल्स हैव द सेम पोजीशन? किस समय दोनों का पोजीशन सेम होगा? दोनों का पोजीशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? XP और XQ। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के हिसाब से जो कहा गया वो ये है कि आपको वो टाइम पता करना है जिस समय की XP और XF जो है एक दूसरे के साथ बराबर हो, ये समय हमें पता करना होगा। तो ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है? ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि XP क्या है? AT + BT² and that is equal to FT - T²। तो फिर हमें क्या पता करना होगा? एट व्हाट टाइम, टाइम पता करना होगा। ये दोनों बराबर होगा और T का वैल्यू क्या है ये पता करना है। किस समय ये 2 पार्टिकल्स एक ही पोजीशन में रहेगा। सो T² वाला टर्म को एक तरफ रख लेते हैं। BT² - T² इज इक्वल टू दिस FT, और ये AT जो है -AT। तो यहाँ से हम T² को कॉमन अगर ले ले, सो B - 1 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे किसको? T को, F - A। हमें T पता करना है ना, तो देखिए हमारा कॉमन सेंस ये होता है कि हम तुरंत इस T को इस तरफ ट्रांसपोज करके ले जाए, T² डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू T, एंड दिस B - 1 को इस तरफ ले आए तो ये F - A न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में चला जाएगा B - 1। लेकिन उससे पहले थोड़ा ठहरिए, उससे पहले ये स्टेटमेंट हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये स्टेटमेंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर T का वैल्यू 0 हुआ तो भी तो दोनों बराबर हो रहा है। T का वैल्यू 0 मतलब ये 0 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस 0 मल्टीप्लाइड विथ F - A इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन का दोनों साइड तो बराबर हो गया, हमें दोनों साइड को बराबर करना है। सो एक सिनेरियो हमें यहाँ से मिलता है कि एट T इज इक्वल टू 0 दोनों पार्टिकल्स जो है, दोनों पार्टिकल सेम पोजिशन में था या है। लेकिन सिर्फ यही एक सिनेरियो नहीं है, क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर रहने के कारण, T का स्क्वायर रहने के कारण ये हमें एक दूसरा वैल्यू भी देगा। मोस्ट प्रोबेबली ये दूसरा वैल्यू भी देता है, ज़्यादातर केसेस में दे देता है। सो यहाँ से अभी हम ऐसा कह सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा टेंडेंसी होता है जिस स्टेप में जाने का, इस T को इधर ले आना और फिर यहाँ F - A और फिर ये B - 1। तो ये जो है ये वैल्यू किसके बराबर होगा? मैं और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू T, दिस मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मतलब दैट इज़ इक्वल टू T, सो दैट T इज़ इक्वल टू दिस वन। सो T का इस वैल्यू के समय भी F - A डिवाइडेड बाई B - 1 इस समय भी
ये पार्टिकल सेम पोजीशन में रहेगा। मोशन चूँकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये बॉडी इस तरह से धीरे 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 फिर इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी कहना गलत हो जाएगा, तेज़ी से मूव कर रहा है, वो तो वेलोसिटी हम आगे पढ़ेंगे ना। ये तेज़ी से मूव कर रहा है इस तरह से। और दूसरा पार्टिकल इनिशियली बहुत तेज़ था, लेकिन ये -t² होने के कारण वो इस तरह से धीरे 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 रुकते 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 रुका और फिर वापस आया -t²। सो ft के साथ साथ बढ़ रहा, t के रेट में बढ़ रहा, लेकिन -t² के रेट में ये घट रहा। तो जितना t बढ़ते जाएगा वो घटने वाला टर्म उतना बढ़ते जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे इसे स्लो करेगा, रोकेगा और पीछे ले आएगा। इसी के कारण ये इतनी देर बाद ये इन दोनों की मुलाकात होगी। एक तो ज़ीरो समय में मुलाकात हुई थी, एक ही जगह से शुरुआत हुई थी। ये जो पहला वाला पार्टिकल है ये धीरे धीरे, पहले तो धीरे मूव किया, दूसरा वाला पार्टिकल तेज़ी से मूव किया, फिर इसका पहला वाला पार्टिकल जो है इसका जो मूवमेंट है, ये स्पीड जो है ये बढ़ते गया, ये रुका और वापस आया। ये जो वापस आते समय ये जो मीटिंग है वो है f-a/b-1 उस वाले समय में। वेल, इस शुरुआत में ही एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि ऐसा जो सिचुएशन है जहाँ पर बॉल इस तरह से, फुटबॉल जो है रोल करते हुए इसके पैरों तक पहुँचा है, तो ये किस तरह का मोशन है। तो यहाँ पर ये दो तरह का मोशन होता है। यहाँ पर एक तो देखिए फुटबॉल के सेंटर को आप देखें, वो ऐसे मूव करते हुए आया। अगर इसे लुढ़का दे आप तो फुटबॉल इस तरह से घूमते हुए आगे की तरफ आता है। उस घुमाव को आप नेगलेक्ट करें, अगर घुमाव को अभी ना देखें, अगर सिर्फ उसके घुमाव छोड़ने के बाद वो जो रोटेशन है उस रोटेशन को हटा देने से, आप इमेजिन करें वो हट गया मान ले, तो भी उसके पास एक मोशन है, वो इधर सामने आने का एक मोशन है, तो वो उसका ट्रांसलेटरी मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन है, जहाँ फुटबॉल इस तरह से आ रहा है और उसी के साथ साथ उसके पास एक रोटेशनल मोशन है। उन दोनों को कंबाइन कर दे तो ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी कोई बॉल लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है तो एक तो आगे बढ़ना जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं होता है। सो ट्रांसलेटरी मोशन है सिर्फ आगे बढ़ना, उसी के साथ उसमें एक रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इस तरह का मोशन। वेल, अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये जो पूरा प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो फिर धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट में वीडियोस जुड़ता जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट जस्ट देख लेना कि उसमें क्या क्या वीडियोस अवेलेबल है। तो जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।